देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, आपने देखा किस तरीके से लगातार इसी को लेकर पिछले 2 दिन से चर्चा हो रही है और एक बार फिर से अब ये चर्चा में है। गुरुवार को एनआईए की स्पेशल अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अब इस मामले में पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मुजावर ने दावा किया है कि भगवा आतंकवाद की कहानी बनाने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे और सीनियर अधिकारियों ने इस केस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था। सवाल यह है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने आखिर क्यों भगवा आतंकवाद वाला फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी? क्यों आरएसएस चीफ मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश की जा रही थी? इसके पीछे मंशा क्या थी? भगवा आतंक पर पूर्व एटीएस अधिकारी का विस्फोटक खुलासा। साजिश थी तैयार, भागवत को गिरफ्तार करने का था प्लान। मालेगांव में मोहन भागवत को फंसाने की साजिश किसकी थी? भगवा आतंक का नैरेटिव, धर्मपाल सियासत सेलेक्टिव। क्या योगी आदित्यनाथ को भी मालेगांव केस में फंसाने की थी साजिश? एक धमाका, 6 मौत और करीब 100 लोग घायल। उनतीस सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ मिल गया और एनआईए कोर्ट ने 31 जुलाई को केस के सभी आरोपी को बरी कर दिया। जिसके बाद सवाल ये है कि 2008 में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भगवा आतंकवाद का जो जिक्र किया था, क्या वो कोई सोची समझी साजिश थी? जो सनातन, शांति, करुणा और प्रेम की पराकाष्ठा है, उस सनातन के खिलाफ भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने वाला क्या अब माफी मांगेंगे? क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान साफ साफ कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म आतंक की पैरवी नहीं करता। जिससे साफ हो जाता है कि इस केस में फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। वैसे भी जिस तरह एक साध्वी को चेहरा बनाकर केस को भगवा रंग में लपेटा गया, वो हैरान करने वाला है। जो घायल बताए गए, उनके सर्टिफिकेट नकली बनाए गए। कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स लाने का आरोप फर्जी निकला। यानी कोर्ट के फैसले के मायने तो यही निकलते हैं कि हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फैलाया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की थी और अब महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने इसको लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया। एटीएस के पूर्व अधिकारी का खुलासा। केस की जांच में शामिल एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का दावा, भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करना चाहते थे। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया था। मालेगांव केस में मोहन भागवत को गिरफ्तार करने को कहा गया था। मोहन भागवत का केस से कोई संबंध नहीं था। महबूब मुजावर ने कहा कि उनके पास इस दावे के दस्तावेज मौजूद हैं और आदेश नहीं मानने पर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर दिया गया था। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा कि वो किसी के पीछे नहीं गए क्योंकि उन्हें हकीकत पता थी और मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना उनकी क्षमता से बाहर था। तो जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया। उसकी मेरे को सज़ा मिली, झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। मालेगांव ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों के बरी होने के बाद ही एटीएस के फर्जी कामों का पर्दाफाश हो गया था। इस फैसले ने राजनीतिक चेहरे को बेनकाब किया और सनातन को बदनाम करने की साजिश फेल हो गई। अब पूर्व एटीएस अधिकारी मुजावर का ये कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी
और ये कहानी तथ्यों पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसे राजनीतिक और दूसरे कारणों से गढ़ा गया था। इस खुलासे ने जांच की निष्पक्षता और एटीएस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये दावा कि आरएसएस प्रमुख जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है। सवाल ये है कि आखिर भगवा आतंक का झूठ किसने फैलाया? कौन चाहता था मोहन भागवत की गिरफ्तारी? परमवीर सिंह को आदेश किसने दिया था? क्या मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी? वो जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। ये निश्चित रूप से जो मालेगांव का निर्णय आया है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जिसमें वो जानबूझ करके जो जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद 9/11 का हुआ और पूरे विश्व पे और देश में जो एक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लोगों की एक जन भावना थी, उसको दबाने के लिए, उसको दिशा मोड़ने के लिए जानबूझ करके एक भगवा आतंक, हिंदू आतंक गढ़ा गया। मैं अधिकारी जो है महबूब हसन, जिनका महबूब मुजावर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वर्तमान में निर्णय आने के बाद और भी जो पुख्ता है उसको करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया और उन्होंने जो बताया होगा सही बताया होगा, क्योंकि एटीएस पूरी तरह सरकार के अधीन होती है और सरकार में बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं वो तय करते हैं अधिकारियों से कि कैसे करवाना है। तो यह बहुत घृणित है चेहरा कि जो सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी के और तमाम और हिंदुत्ववादियों के किस प्रकार से उनको फंसा करके फर्जी केसों में और हिंदुत्व और सनातन का एक प्रोपेगेंडा फैला के कि देखो ये भी आतंकवाद है और आतंकवाद की कोई मजहब नहीं होती, आतंकवाद की कोई धर्म नहीं, कोई भी हो सकता है, इस तरह की चीजें जानबूझ के फैलाने का प्रयास किया गया। दो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 3 साल बाद 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले गए। 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव के आरोपी पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इसके साथ ही भगवा आतंकवाद के उस भूत का भी अंत हो गया जिसे मालेगांव ब्लास्ट केस के जरिए गढ़ने की कोशिश की गई थी और जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। एटीएस के पूर्व अधिकारी मुजावर के दावों पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था और गांधी परिवार के कहने पर ही भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रचकर मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिमी से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है आज हिंदुस्तान में। और आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिमी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था
कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट के फैसले के बाद से भगवा आतंकवाद पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं दिख रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान अभी भी कह रहे हैं कि इसे सनातन आतंकवाद कहना चाहिए। हालांकि एटीएस के पूर्व अधिकारी ने कांग्रेस की भगवा आतंकवाद वाली साजिश को उजागर कर दिया है। साथ ही मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह मिलिंद जोशी ने भी दावा किया है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश थी। मिलिंद जोशी के ऊपर योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मिलिंद जोशी को हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया था। असीमानंद का भी नाम लेने को कहा गया था। मिलिंद जोशी ने ये भी कहा कि विस्फोट के बाद पूरे मामले का रुख आरएसएस की तरफ हो गया था और सीबीआई अफसर रात में 2 बजे उन्हें ले जाकर उनके परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। मनगढ़ंत कहानियां बनाने का दबाव भी बनाया गया और उनकी शर्त न मानने पर भी धमकाया गया, जिससे पता चलता है कि किस तरह से भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने की साजिश रची गई थी। कोर्ट का आदेश है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह जो सैफरन टेरर का ये जो पूरा नैरेटिव यूपीए ने खासकर पी चिदम्बरम उस समय के होम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने शुरू किया था, वह एक तरीके से अपीजमेंट की जो उनकी पॉलिटिक्स है वह उसी को फ्यूल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए की गई थी। और यह जो कांग्रेस को इस चीज का जवाब भी देना चाहिए कि 2008 और 10 के बीच में मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक देश में हुए थे और वह सब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थे। तो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बजाय, उसको कटघरे में खड़े करने की बजाय उसको एक स्केपगोट रूट देने का यह काम उन्होंने किया। सैफरन टेरर जो है वह पूरी तरह से एक रॉन्ग नैरेटिव, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान को एक एस्केप रूट देने का पूरा प्रयास था। देखिए, जांच तो बहुत है ऐसी हिंदुस्तान में जिन पर सवाल खड़े होते हैं और फैसले भी आते हैं, कभी किसी तरह का आता है, कोई मनसा माफी का आता है, कोई नहीं आता, पर न्यायालय के फैसलों पर टिप्पणी नहीं की जाती। तो मैं माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और अब संबंधित पक्ष को देखना है, सरकार को देखना है कि वो उच्च अदालत में, सर्वोच्च अदालत में जाएगी नहीं जाएगी, वो तो उनको देखना, रिवीजन फाइल करेगी नहीं करेगी, उसमें न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। मालेगांव विस्फोट पर एक विवादास्पद और संवेदनशील मामला रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई और इसने भगवा आतंकवाद की अवधारणा को जन्म दिया। भगवा आतंक के फेक नैरेटिव की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान से हुई। दरअसल 25 अगस्त 2010 को चिदम्बरम ने दिल्ली की सालाना डीजीपी आईजीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि भगवा आतंकवाद की हाल ही में उजागर हुई घटना अतीक के कई बम विस्फोटों में शामिल रही है। ये बयान देते समय वो साल 2008 के मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट और 2007 के मक्का मस्जिद और अजमेर शरीफ विस्फोटों के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय ने इसे आगे बढ़ाया और सितंबर 2010 के दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद से देश को खतरा बताया। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तो चिदम्बरम से भी आगे निकलते हुए आरएसएस और बीजेपी को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने समझौता एक्सप्रेस मक्का मस्जिद धमाके का जिक्र करते हुए हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। शिंदे ने कहा था कि न केवल भगवा आतंकवाद मौजूद है, बल्कि इसे आरएसएस और बीजेपी संचालित कर रही है। इनके आतंकी शिविरों से ये निकल रहा है। गृह मंत्री जिनके तहत जांच एजेंसी आती है, वो भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव गढ़ रहे हैं। सोचिए ऐसे में जांच कैसे होती। ऐसे में मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी बरी हो गए तो सनातन को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश करने वाले सवालों के दायरे में हैं। हमको इस बात की जानकारी है कि संघ के और विश्व हिंदू परिषद के
शीर्षस्थ नेताओं को फंसाने की तैयारी थी। अब जिसका ये बयान आया है वो हिंदुत्व का आदमी नहीं है, एक संयोग से वह मुसलमान है और एटीएस का सदस्य था। हमारी भी जानकारी ये थी कि अफसरों पर दबाव बनाया गया कि सैफरन टेरर को पुख्ता करना है। उन्होंने कुछ लोगों को फंसाने के लिए भी दबाव मान लिया, पर सरसंघ चालक पर अफसरों ने कहा कि हम नहीं कर सकेंगे। कोई प्रमाण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कांग्रेस ये कोशिश पहले भी करती आई है। मालेगांव ब्लास्ट को डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, तो इसके मतलब कि जो इस समय नैरेटिव बिल्डअप कर रही है बीजेपी खास तौर से, तो मालेगांव तो ब्लास्ट हुआ ही नहीं, 6 लोग मरे ही नहीं, 102 या 103 लोग घायल ही नहीं हुए। मैं उस एटीएस से पूछना चाहता हूं और एनआईए से, इसके मतलब हुआ ही नहीं ये घटना। जब ये घटना हुई ही नहीं तो फिर उसी के हिसाब से फिर भागवत सिंह की भागवत जी की गिरफ्तारी की बात भी गलत है, सब कुछ गलत है। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सनातन विरोधी सिलेक्टिव सोच वाली मानसिकता ने सनातन को आतंकवाद से जोड़ दिया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी और दूसरे आरोपियों के सनातनवादी रुझान को देखते हुए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। सनातन विरोधी सोच ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। दरअसल साल 2006 में हिंदूवादी राष्ट्रीय संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था, जिसमें कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सहित रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। संगठन का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, कथित तौर पर इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबला करना था। इस समूह को मालेगांव बम विस्फोट और बाकी आतंकी घटनाओं से जोड़ा गया। इसके बाद ही भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। किसी व्यक्ति की या संस्था संगठन की लड़ाई नहीं थी, तो हम बहुसंख्यक हिंदू समाज का जो आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक था, इस परम पवित्र भगवा शब्द के लिए, सनातन हिंदू शब्द के लिए हमने ये कानूनी लड़ाई बहुत स्वाभिमान के साथ लड़ी। 2009 का आम चुनाव सामने रखकर तत्कालीन कांग्रेस का राज्य का और केंद्र का जो नेतृत्व था, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का घटिया राजनीति किया, अल्पसंख्यक समाज के साथ छल किया और बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों के ऊपर दशकों का इस देश के अंदर सत्ता का उपभोग किया। लेकिन इसी हिंदू समाज के साथ उन्होंने गद्दार किया। उनमें जो प्रमुख नाम थे तो शरद पवार, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, चिदम्बरम, जयंत पाटिल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शकील अहमद, अहमद पटेल, इन्होंने क्षुद्र स्वार्थ का परिचय देते हुए हमारे बहुसंख्यक समाज को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट किया था और विकीलीक्स खुलासे में ये बात सामने आई थी कि भारत में अमेरिकी राजदूत टिमोशी रोमर को 2010 में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है, जबकि हर कोई जानता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोर्ट में भी एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट ने फैसले के बाद से सनातन विरोधी नैरेटिव चलाने वालों की जुबान खामोश है। जिन तथ्यों को आधार बनाकर सनातन विरोधी नैरेटिव चलाने वालों ने हिंदू और भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव गढ़ा था, कोर्ट ने उन्हें सबूत नहीं माना। लेकिन इस नैरेटिव को गढ़ने वालों में से किसी ने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई और हमने सनातन को बदनाम करने का पाप किया। सवाल ये है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत सियासी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया? क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फंसाया गया? क्या सारे सबूत और गवाह प्लांडेड थे? क्योंकि मुद्दा अब प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित नहीं, बल्कि मुद्दा अब ये है कि किसने किसके कहने पर और क्यों ये साजिश रची। मालेगांव की घटना हो या कोई भी और भी घटना हो, अगर कोई राजनीतिक द्वेष से और प्रतिद्वंदता के कारण अगर किसी को उसमें षड्यंत्र में किसी को नुकसान पहुंचाने का सरकारें साजिश करेंगे, कोई राजनीतिक दल साजिश करेंगे, तो इसका ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और जो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सभी को भरोसा है और माननीय न्यायालय का फैसला आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और बहुत जो बेगुनाह लोगों को जो प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ना दी गई हैं, उसके लिए माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट अपना फैसला दिया है। और बेगुनाह जो लोग थे जिनको साजिशन फंसाया गया था, उनको दोषमुक्त करार भी दिया है। ये जो कुछ भी है, भारत एक दंश झेल रहा है। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तुष्टीकरण की नीति की वजह से, और पिछली सरकारों ने एक ऐसी दशा कर दी कि मुसलमानों का वोट लेने के नाते बड़ी कड़ी राजनीति की। भारत देश का संविधान से चलता, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो विधायिका कानून बनाती है उसे कार्यपालिका उसके मुताबिक पहुंचाती है, और कोई डिस्टर्बेंस है तो न्यायपालिका जाता। 17 साल तक झूठे मुकदमे का सामना करने के बाद जब सभी आरोपी बरी हो गए और कोर्ट ने साफ कर दिया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, ऐसे में सवाल ये है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने आखिर क्यों भगवा आतंकवाद वाला फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। इसके पीछे क्या मंशा थी? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।